नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखते हैं आज के हेडलाइंस। G7 की सालाना बैठक से पहले हुआ जलवायु को लेकर सम्मेलन। जापान के पास है अध्यक्षता। हिरोशिमा में होना है सम्मेलन। उत्सा पटनायक को मिला मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार। जानी मानी अर्थशास्त्री हैं उत्सा पटनायक। चेन्नई में होगा सम्मेलन का आयोजन। और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी की रिपोर्ट। 142 करोड़ से ज्यादा हुए भारतीय। यूएन की एजेंसी है UNFPA। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक बार फिर आपको दोहरा दूं कि स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम ने अपना चौथा लाइव फाउंडेशन बैच शुरू करने का फैसला लिया है। 22 अप्रैल से इस बैच की शुरुआत हो रही है शाम 6 बजे। सिविल सर्विसेज डे के मौके पर 21 अप्रैल तक एक भारी छूट का ऐलान किया गया है स्टडी IQ IAS हिंदी की तरफ से। और अगर अमृत लाइव कोड का आप प्रयोग करते हैं तो ये कोर्स 21 अप्रैल तक 17,499 रुपये में आपको मिल सकता है। अगर आप इस कोर्स के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। आइए शुरू करें। हाल ही में G7 के मंत्रियों की मीटिंग ऑन क्लाइमेट, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट जापान के सापोरो में आयोजित की गई। दरअसल मई 2023 में जापान के हिरोशिमा में G7 का सालाना सम्मेलन आयोजित होना है। उससे पहले यह सम्मेलन आयोजित किया गया है। साल 2023 में G7 की अध्यक्षता जापान के पास है। सापोरो में आयोजित सम्मेलन में भारत, इंडोनेशिया और UAE को गेस्ट कंट्रीज के तौर पर आमंत्रित किया गया था। इस साल भारत के पास G20, इंडोनेशिया के पास आसियान और UAE के पास COP28 की अध्यक्षता है। इस सम्मेलन के दौरान कुछ अहम निर्णय लिए गए। इनमें 2050 तक फॉसिल फ्यूल्स यानी जीवाश्म ईंधनों के उपयोग को बंद करने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। 2030 तक सामूहिक तौर पर ऑफशोर विंड कैपेसिटी को 150 गीगावाट तक बढ़ाया जाए। इसके अलावा सौर क्षमता को 1 टेरावाट से ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है। 2035 तक पावर सेक्टर को डीकार्बोनाइज्ड करने का भी लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि G7 में UK, USA, कनाडा, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली और EU शामिल हैं। यह एक अंतर सरकारी राजनीतिक संगठन है। इसमें विश्व की बड़ी और एडवांस्ड इकोनॉमीज शामिल हैं। 2014 तक रूस भी इस समूह का हिस्सा था, लेकिन क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद इसे संगठन से बाहर कर दिया गया था। उत्सा पटनायक को मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। उत्सा पटनायक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानी मानी अर्थशास्त्री हैं। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख किताबों में द एग्रेरियन क्वेश्चन इन मार्क्स एंड हिज सक्सेसर्स, कैपिटल एंड इंपेरियलिज्म, थियरी, हिस्ट्री एंड द प्रेजेंट, द रिपब्लिक ऑफ हंगर एंड अदर एसेज शामिल हैं। यह अवार्ड हर साल मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड में 2 लाख रुपए की प्राइज मनी चेन्नई में आयोजित एक समारोह में दी जाएगी। यह राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे मैल्कम एंड एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट द्वारा साल 2000 में गठित किया गया था। अवार्ड हर साल किसी सोशल साइंटिस्ट को उसके अहम योगदान के लिए दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट यानी SOWP का नया संस्करण जारी किया गया। इसे 8 बिलियन लाइव्स, इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज, द केस फॉर राइट्स एंड चॉइस टाइटल के तहत जारी किया गया है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि बीते साल भारत की जनसंख्या 1.56% बढ़कर 142 करोड़ 86 लाख हो गई है, जबकि चीन 142.57 करोड़ की आबादी के साथ भारत से कुछ ही पीछे है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की कुल आबादी में 2/3 से अधिक लोग 15 से 64 आयु वर्ग के शामिल हैं। इस वर्ग को कामकाजी माना जाता है। साथ ही भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 अनुमानित है। कुल प्रजनन दर महिलाओं द्वारा उनकी प्रजनन आयु की अवधि में पैदा किए गए बच्चों की औसत संख्या को बतलाती है। इसके अलावा रिपोर्ट ये भी कहती है कि एक भारतीय पुरुष के लिए औसत जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष अनुमानित है। रिपोर्ट के एक हिस्से के रूप में UNFPA द्वारा एक सार्वजनिक सर्वे भी शुरू किया गया था। इसमें भारत, ब्राजील, मिस्र, फ्रांस, हंगरी, जापान, नाइजीरिया और अमेरिका सहित 8 देशों के करीब 8000 लोगों ने हिस्सा लिया था। UNFPA संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी एजेंसी है। इसे 1967 में एक ट्रस्ट फंड के तौर पर स्थापित किया गया था।
इसने अपना कामकाज 1969 में शुरू किया। यह 1978 से हर एक साल स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी करती है। इस संस्था की सबसे खास बात यह है कि यह स्वास्थ्य पर SDG 3, शिक्षा पर SDG 4 और लैंगिक समानता पर SDG 5 को हासिल करने के लिए काम करती है। इस खबर की अहमियत को समझने के लिए साल 2019 की UPSC की CAPF परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न पर गौर कर लेते हैं। प्रश्न पूछा गया था, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2019 पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट की विषय वस्तु का नाम क्या था? वर्ल्ड अपार्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स इन एन एज ऑफ इनइक्वलिटी, द पावर ऑफ चॉइस, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, unfinished business, the pursuit of rights and choices for all, how our future depends on girl at this decisive age। इसका सही जवाब था ऑप्शन बी। 18 अप्रैल को 1951 में भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। भूमिहीन किसानों की समस्या को हल करने के लिए आचार्य विनोबा भावे ने इस आंदोलन को शुरू किया था। इसे तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से शुरू किया गया था। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इस आंदोलन के जरिए विनोबा भावे चाहते थे कि भूमि का पुनर्वितरण केवल सरकारी कानूनों से न होकर एक आंदोलन के माध्यम से भी हो। उनके इसी मंशा के चलते भूदान आंदोलन का जन्म हुआ। यह आंदोलन 13 सालों तक चला। इस दौरान विनोबा भावे ने पूरे भारत का भ्रमण किया। उन्होंने कई राज्यों में पैदल यात्राएं की तथा जमींदार व भूस्वामियों से मिलकर जरूरत से ज्यादा भूमि को गरीब किसानों में बांटने की गुजारिश की। भूदान आंदोलन में 5 करोड़ एकड़ जमीन दान में हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। 1953 में इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण भी शामिल हो गए थे। आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के अनुयायी थे। उनका जन्म 11 सितंबर 1895 को महाराष्ट्र के कोलाबा जिले के गागोड गांव में हुआ था। वे एक धर्मगुरु के साथ साथ एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। 17 अक्टूबर 1940 को शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के वे पहले सत्याग्रही बने। उन्होंने सर्वोदय समाज की स्थापना की। इस समाज का मकसद अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। सामुदायिक नेतृत्व के लिए ही 1958 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार पाने वाले वे पहले भारतीय थे। 1973 में मरणोपरांत उनको देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। आइए जल्दी से देखते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न है, मैल्कम आदिशेषिया पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? प्रभात पटनायक, उत्साह पटनायक, पूर्णिमा देवी बनर्जी या फिर शशि थरूर? अगला सवाल है, भूदान आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत स्वतंत्रता से पूर्व हुई थी। आचार्य विनोबा भावे इसके अग्रणी नेता थे। यह एक बाध्यकारी आंदोलन था। सही कथन या कथनों का चुनाव करना है। केवल एक, केवल दो, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। आइए देखते हैं पिछले बुलेटिन पर आधारित क्या सवाल मैंने पूछे थे और उनके सही जवाब क्या हैं। मानव दिल्ली में सभी यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों के भ्रमण की योजना बना रहा है। वह भ्रमण करेगा लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, लाल किला, हुमायूं का मकबरा और इंडिया गेट। सही जवाब है विकल्प सी, मानव को लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं का मकबरा विजिट करना होगा। अगला सवाल मैंने पूछा था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय चेन्नई में है। रुक्मिणी देवी अरुंडले का नाम पशु कल्याण बोर्ड की स्थापना से जुड़ा है। यह एक सांविधिक संस्था है। उपर्युक्त में से सही कथनों को चुनना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। सही जवाब है इसका विकल्प बी, यानी केवल 2 और 3 कथन सही है। पशु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय वल्लभगढ़ में है। तो आज पूछे गए सवालों का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल पर जाइए, जहां इसकी PDF रोजाना मिलती है। अपना ख्याल रखिए, ठीक से पढ़ाई कीजिए। कल रात 9 बजे फिर से मुलाकात होगी। ध्यान रखिए। नमस्कार।